हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ क्यारन साइंस। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम आपको ये बता दें, ये क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। उसमें ये हमारा सेकंड टॉपिक है। जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा द लिविंग वर्ल्ड में जो हम इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज़ लिविंग, इसकी भी ऑलरेडी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगी। आज हम करने वाले हैं हमारा सेकेंड टॉपिक दैट इज़ द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम देखते हैं अपने आसपास तो हमें क्या दिखाई देता है कि बहुत ही लार्ज वैरायटीज़ हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मतलब बहुत ही अलग अलग तरह की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। बीन पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हों जिनको मतलब हम घरों में होते हैं, या इंसेक्ट्स हों, या बर्ड्स हों, या योर पेट्स या हमारे जो पालतू एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर होते हैं वो हों, या फिर अदर एनिमल्स और अदर प्लांट हों। ठीक है, फिर क्या है, देन आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आइज। और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे भी जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, खुली आँखों से। तो उनके लिए फिर क्या होता है कि दे आर ऑल अराउंड यू। और ऐसा वो जितने भी एनिमल्स हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं वो सब हमारे आसपास होते हैं। इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट you you make observation in the range of variety of organism that you see would increase। इस यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जगह को बढ़ा देते हो तो वहाँ पर आपको ये दिखाई देता है कि वहाँ जो वैरायटीज़ थी ऑर्गेनिज्म की वो भी बढ़ गई है। मतलब वहाँ जो रहने वाले लोग थे उनकी जनसंख्या भी ज़्यादा हो गई और उनमें वैरायटीज़ आ गई। मतलब बहुत अगर हम एरिया या जगह बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरह की वैरायटीज़ भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, फिर क्या बताया गया है, ऑब्वियसली इफ़ यू लुक वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम देखें जो घना जंगल होता है, यू वुड प्रोबेबिलिटी सी अ मच ग्रेटर नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। तो हम देखेंगे कि वहाँ बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में या ग्रेटर नंबर में आपको जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं उसके अंदर। ठीक है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट यू सी। और हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म भी दिखाई देते हैं। रिप्रेजेंट्स आई स्पीसीज, रिप्रेजेंट आई स्पीसीज। और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक स्पीसीज रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर आपको कैट दिखाई दे रही है तो वो सिर्फ कैट की स्पीसीज होगी, डॉग दिखाई दे रही है तो वहाँ डॉग की स्पीसीज होगी। इसी तरह से कहा जा रहा है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर known and describe range between 1.7 to 1.8 मिलियन। ये कहा जा रहा है यहाँ पर है कि अब तक की जितनी स्पीसीज़ को जाना गया है, जितनी स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा या डिस्क्राइब किया गया है, उनका नंबर कितना है, 1.7 टू 1.8 मिलियन तक की स्पीसीज़ को देखा जा चुका है और उनको डिस्क्राइब भी कर दिया गया है। दीज रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। और ये क्या दर्शाता है, ये बताता है कि ये बायोडाइवर्सिटी है। और ये क्या दर्शाता है कि ये बायोडाइवर्सिटी है। और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। और ये बताता है कि कितने, ये इतना नंबर है जो प्रेजेंट है, अलग अलग तरह के टाइप्स ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है अर्थ में, ये उनका नंबर भी बताता है। ठीक है, वी शुड रिमेंबर, हमें ये याद रहना चाहिए, हेयर दैट वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वन। अगर हम किसी नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब वहाँ जाते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और इवन ओल्ड वंस, और अगर किसी ओल्ड पुराने एरिया को भी हम एक दो पुराने एरिया को भी जानते हैं, जो न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। तो हमें ये देखा जाता है कि अगर हम नए या पुराने एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें हमेशा कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा जिसको हम आइडेंटिफाई करते होंगे। मतलब जैसे अगर हम नई जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग तरह के एनिमल्स दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर डॉग, कैट और लॉयन है तो अगली जगह जा रहे हैं तो वहाँ डॉग, कैट, लायन होंगे, वहाँ हो सकता है कोई और भी एनिमल एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, एग्जिस्टेंस हो उस एनिमल की।
आई होप कि आपको एनसीईआरटी रीडिंग समझ में आ रही हो लाइन बाय लाइन, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाइन टू लाइन एक एक वर्ड का मतलब यहाँ बताते हैं, ठीक है। तो चलिए हम टाइम को बिना वेस्ट किए अब अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। एज स्टार्टेड एड स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। मतलब ये कहा गया है कि हमारा जो स्टेटेड होता है शुरू में, स्टेटेड अर्लियर, वहाँ पे ये बताया गया था कि देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। हमारा जो वर्ल्ड है उसमें मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया। हम हमें ये तो पता है कि हमारे एरिया जो है, हम जिस जगह रहते हैं तो वहाँ कौन सा प्लांट है और वो किस तरह, कौन से प्लांट्स हैं और वहाँ किस तरह के एनिमल्स हैं, और हम उनको इजीली आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं और उनको हम पहचान भी जाते हैं कि हाँ ये हमारे एरिया में पाए जाते हैं और इनका ये नाम होता है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। तो मतलब ये कहा गया है कि अगर हमारे एरिया में कोई अगर प्लांट्स या एनिमल्स है तो उस एनिमल या प्लांट का हम लोकल नेम जानते हैं कि वहाँ उस जगह पे उस प्लांट्स या एनिमल को क्या बुलाया जाता है, ठीक है। दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये जो लोकल नेम होता है ना, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। मतलब यहाँ पे ये कहने का है कि लोकल नेम वो होता है जो आप जिस जगह पे हो उस एनिमल को उस नाम से पुकारा जाएगा, ठीक है। और अगर आपको जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम अभी मान लेते हैं कि हम लखनऊ में हैं, तो यहाँ पर जो प्याज है उसको प्याज कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यही प्याज को अगर आप मुंबई में जाते हो तो वहाँ पे कांधा कहा जाता है। तो यानी कि ये है कि अगर जगह बदली तो उसका नाम भी बदल गया उस ऑर्गेनिज्म का, उस एनिमल या उस प्लांट का, समझ गए आप। तो इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि लोकल नेम जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है प्लेस टू प्लेस। मतलब अगर इस जगह पे उस चीज़ को दूसरे नाम से बुलाया जा रहा है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप दूसरी जगह जा रहे हो तो वहाँ उसी ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से बुलाया जाए। एक ऑर्गेनिज्म के लोकल नेम बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि वो जिस जगह पर रहता है लोग उसको अलग अलग तरह के नाम से बुलाते हैं। ये चीज़ यहाँ कहने का मतलब है। इवन विद इन अ कंट्री probability to you would recognize the confusion that would be created if we are did not find way and means to talk each other। ये कहने का मतलब है कि अगर अलग अलग प्लेस में अलग अलग तरह के लोगों को मतलब अलग अलग नाम हैं, लोकल नेम हैं, तो मान लेते हैं कि अभी हमने प्याज का एग्जांपल लिया था और अगर हम यही चीज़ मुंबई में जाके बोलेंगे कि जो है हमें प्याज चाहिए तो हमें डिफ़िकल्टी होगी उनको बताने में। हम तो सही बोल रहे हैं पर उनको तो प्याज पता नहीं, उनको तो कांधा पता है और हमको तो कांधा पता नहीं है। तो उस तरह से फिर क्या होगा कि अगर उनसे हम बात करेंगे कि हमें प्याज चाहिए तो वो नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से हमें दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि हमें ये चाहिए और वो हमें दे नहीं पाएंगे। तो यही चीज़ बताई गई है जिससे हमें डिफ़िकल्टी होगी एक दूसरे से बात करने में, ठीक है। टू रेफर द ऑर्गेनाइज वी टॉकिंग अबाउट और टू रेफर अ ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है कि हम इस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। क्या आप क्या कर सकते हो, आप या अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखा सकते हो कि मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मुझे ये प्याज चाहिए। तो लोग देख के पहचान जाएंगे, या फिर आपको उस चीज़ को लेके जाना पड़ेगा अपने साथ में कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए। तो ये कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपको सामना करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ लोकल नेम की वजह से। यही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर। हेयर देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग of living organism. Such a particular organism is known by same all over the world। यहाँ ये कहा गया है इसी वजह से जो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी वजह से हमें क्या ज़रूरत है, हमें एक स्टैंडर्डाइज नेम की ज़रूरत है। मतलब एक ऐसे नाम की ज़रूरत है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कि पर्टिकुलर जो कि सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म का हो, किसी और ऑर्गेनिज्म का ना हो। और वो सेम नाम जो हम रखेंगे वो नाम पूरे दुनिया भर में एक ही नाम से उस चीज़ को बुलाया जाए। तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ही मतलब ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम रखते हैं जो कि हम कहीं पर भी जिस जगह पे जिस वर्ल्ड में जा कर के लें और लोग वो पहचान जाए कि हाँ ये इसकी बात हो रही, हर जगह उस नाम को उस ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से जाना जाए। तो उसके लिए इन लोगों ने हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल का एक साइंटिफिक नेम निकाला और वो साइंटिफिक नेम जो होता है वो उन लोगों ने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में माना जाता है कि आप कहीं जाएंगे तो आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगी। जो अगर जिस मतलब एनिमल को यहाँ जिस नाम से हम बुला रहे हैं अगर वो साइंटिफिक नेम यहाँ रखा गया है
तो वही साइंटिफिक नेम से हम उसको कहीं और अदर प्लेस में भी बुला सकते हैं, ठीक है, कहीं और अदर प्लेस में भी बुला सकते हैं। तो इस जो नाम रखने की जो प्रक्रिया थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। नोमेनक्लेचर जो नेमिंग है ये तभी पॉसिबल है जब किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर लिया गया होगा, मतलब उसके बारे में हम जानते होंगे। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते ही नहीं हैं तो हम उसका नाम कैसे दें, ठीक है। तो इसलिए वो जानना ज़रूरी है कि वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कैरेक्टर्स हैं उसके, वो किस चीज़ से बिलोंग करता है, उसको किस में रखना चाहिए, प्लांट्स में रखना चाहिए कि एनिमल्स में रखना चाहिए। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो नोमेनक्लेचर प्रोसेस है, इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमें उस ऑर्गेनिज्म के को जानना ज़रूरी है, उसको डिस्क्राइब कर चुके हों पहले हम, ठीक है। अगर वो ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब होगा तभी तो हम उस ऑर्गेनिज्म का नाम दे सकेंगे। तो ये बताया गया है कि नोन व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, मतलब ये बताया गया करेक्ट, अगर उसको ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जा रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि उसके बारे में जानना और उसको नाम देना। उसको नाम देने से पहले हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा ना, तो जो वो जानना होता है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हर चीज़, उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, अगर हम स्टडी करते हैं जब इसी ऑर्डर में कि मतलब पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहले हम जानते हैं, तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव इस्टेब्लिश प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम ईच नोन ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट ने इन्हें क्या किया, साइंटिस्ट के पास एक इस्टेब्लिश प्रोसीजर था, मतलब उन्होंने क्या किया कि साइंटिफिक नेम दिया हर ऑर्गेनिज्म का, हर एक ईच ऑर्गेनिज्म का उन्होंने साइंटिफिक नेम दिया, ठीक है। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो नेम होता है ये एक्सेप्ट किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड बायोलॉजिस्ट, मतलब अगर अमेरिका का कोई साइंटिस्ट या यहाँ इंडिया का कोई साइंटिस्ट होगा तो उन दोनों ने ही एक्सेप्ट किया। मतलब ये कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि किस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम रखना है, और वो जब एक्सेप्ट हो गया है तो वो हर कंट्री में, हर जगह, पूरे वर्ल्ड में उस ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से मतलब बुलाया जाता है। जो साइंटिफिक नेम जो था वो साइंटिस्ट ने दिया था, और जो कि पूरे वर्ल्ड में सारे साइंटिस्ट होते हैं उन सब ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, ठीक है। तो दिस एक्सेप्टेबल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स, तो प्लांट्स का जो साइंटिफिक नेम है, प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। जो प्लांट का साइंटिफिक नेम था तो वो किस चीज़ पे बेस्ड था, जो कि वहाँ के प्रिंसिपल थे और जो वहाँ का क्राइटेरिया था उसको एग्री करता हो, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल, जो कि प्रोवाइड किया गया था कहाँ से, तो वो है इंटरनेशनल कोड बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल है इसलिए प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। तो जो कहाँ से जो हमारा साइंटिफिक नेम प्लांट का आया है वो इंटरनेशनल कोड बोटेनिकल नोमेनक्लेचर से आया है, ठीक है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल नेम्ड, तो फिर ये कहा गया कि जो एनिमल नेम था वो कहाँ से दिया गया है, तो वो दिया गया है एनिमल टेक्सोनॉमी हैव इवॉल्व्ड। जो एनिमल टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो इवॉल्व किया था वो क्या किया था कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, क्योंकि जूलॉजिकल जू और एनिमल्स से रिलेटेड है, एनिमल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो एनिमल्स का साइंटिफिक नेम होगा वहाँ वो कहाँ से आएगा, वो आएगा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जैसे कि प्लांट के लिए होगा तो ICBN, और एनिमल्स के लिए होगा तो ICZN, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए कि मतलब कहाँ से प्लांट्स का साइंटिफिक नेम आया है और कहाँ से एनिमल्स का साइंटिफिक नेम आया है। तो चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है, द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट, जो साइंटिफिक नेम है वो इंश्योर करता है, इंश्योर दैट, वो इंश्योर, एक मिनट, जो साइंटिफिक नेम है वो इंश्योर करता है, किस चीज़ को इंश्योर करता है,
दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम जो है वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो सकता है, एक नाम से किसी दो ऑर्गेनिज्म के नहीं हो सकते, सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होगा, ठीक है। फिर क्या बताया गया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट्स ऑफ ऑल ओवर ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द नेम टू अराइव द सेम नेम। मतलब ये बताया गया है कि ये डिस्क्रिप्शन था ऑर्गेनिज्म का कि जो नाम दिया गया है वो पूरे वर्ल्ड में सेम नेम से जाना जाए, ठीक है। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच नेम हैज़ नॉट बीन यूज एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म, और ये किसी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म के लिए ये नेम नहीं यूज़ किया जाएगा, ओके। फिर क्या है, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ये रूल को फॉलो करते हैं, पूरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, जो कि ये प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया गया था, जो कि प्रोवाइड किया गया था साइंटिफिक नेम से जाने हुए ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम जानते हैं तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली, ठीक है। फिर क्या बताया जा रहा है, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। जो साइंटिफिक नेम है उसमें जो हमें दिया गया है साइंटिफिक नेम, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं देखते हैं हम, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक नेम। तो जो जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें दो नाम होते हैं, एक होता है जेनरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक नेम। देखिए फिर क्या लिखा है कि दिस सिस्टम प्रोवाइडेड अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है दो नेम, मतलब एक ही नाम के अंदर दो कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है जो सिस्टम हमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। एक तो बायोस में ही नाम हो रहा है और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि नाम दिया जा रहा है, ठीक है। बाई मतलब दो भी होते हैं और यहाँ पे एनिमल के नाम दिए जा रहे हैं, प्लांट्स के नाम दिए जा रहे हैं, इसलिए बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाएगा। फिर क्या लिखा है कि दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। और जो ये सिस्टम दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं कैरोलस लिनियस, उन्हीं ने दिया है। ये किस साइंटिस्ट ने दिया है, कैरोलस लिनियस दिया है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो कैरोलस लिनियस हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी बायोलॉजी में। तो ये साइंटिस्ट जो नेम होते हैं इनको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की चांसेस रहते हैं। तो आप मतलब हम इसीलिए एनसीईआरटी रीडिंग आपको लाइन टू लाइन करा रहे हैं और वर्ड टू वर्ड करा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक एक वर्ड का मतलब पता होता है कि आप अपने नीट या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। फिर हम देखते हैं, practiced by biologists all over the world. This naming system used to a word format was found convenient. Let us take example mango to understand they win. यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो नेम है बायोलॉजिस्ट ने जो दिया है इसमें क्या पाया जाता है, ये बहुत ही कन्वीनियंट है। और इसमें जो टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो स्टैंड अंडर सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, एक मिनट, पता नहीं आप लोग को बुक दिख भी रही है पूरी कि नहीं दिख रही है, चलिए देखते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंगो का और हम जानते हैं कि आखिर ये जो नॉमेनक्लेचर है ये किस तरह से मैंगो का दिया गया, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर, जो मतलब ये बताया गया है कि जो साइंटिफिक नेम है इसको और बेटर बनाता है। तो क्या है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन इज मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। फिर उसमें क्या बताया जा रहा है कि लेट अस सी हाउ इज़ बायोनॉमियल नेम। तो अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे बायोनॉमियल नेम है, ठीक है। तो इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस। जो मैंगीफेरा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, और वाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज। तो जो इंडिका है वो पर्टिकुलर स्पीसीज है, और आ स्पेसिफिक नेम। तो मतलब स्पीसीज और स्पेसिफिक नेम एक ही चीज़ है। और जो हमारा मैंगीफेरा इंडिका है ये दो नाम से बना हुआ है। मैंगीफेरा जो है रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और इंडिका जो है वो रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट को, ठीक है। इसीलिए इसको बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कहा जा रहा है, और ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का, ठीक है। फिर क्या लिखा गया, अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर फॉलो। मतलब ये बताया गया है कुछ रूल्स हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को लिखने के, जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ रूल्स क्या हैं, जैसे कि बायोलॉजिस्ट नेम आर जनरली इन लैटिन। जो बायोलॉजिस्ट नेम होता है उसको हमें कैसे लिखना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में लिखना चाहिए, इन इटैलिक, लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। तो जो मतलब ये कहा गया है कि बायोलॉजिस्ट नेम जो है जनरली इन लैटिन, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो लैटिन होते हैं, और रिटन उसको किस में करना होता है, इटैलिक्स में, ठीक है। फिर दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो ये कहाँ से ड्राइव किए गए हैं, तो वो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किए गए हैं, ठीक है। और आपको इटैलिक्स में लिखना होता है, ठीक। सेकेंड रूल क्या है, द फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, ठीक है गाइस। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि हमारा जो थर्ड रूल है उसको हम देखते हैं। देखिए पहले सेकंड को हम देखते हैं कि द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट अ जीनस। ये चीज़ तो बताई जा चुकी है कि जो फर्स्ट नेम है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दे रहे हैं तो उसमें दो नेम होते हैं, इसलिए हम उसको बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, बायोलॉजिकल नेम भी कहते हैं, बायोलॉजिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है जीनस, वाइल द सेकेंड होता है, सेकेंड कॉम्पोनेंट जो होता है वो डिनोटेट करता है स्पीसीज एपिथेट को, मतलब कि वो किस जीनस से है और उसकी कौन से स्पीसीज है, ठीक है। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम, जो दोनों वर्ड हैं बायोलॉजिकल नेम में, व्हेन हैंड रिटन, उनको हाथ से लिखना होता है, आर सेपरेटली अंडरलाइन, मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा जो मैंगीफेरा इंडिका है तो इसको हाथ से लिखना होगा, और सेपरेटली दोनों के नीचे अंडरलाइन करनी होगी। इस मतलब एक साथ दोनों की लाइन को मिला नहीं सकते, इसकी लाइन अंडरलाइन अलग होगी, इसकी अंडरलाइन अलग होगी, ठीक है। और क्या लिखा गया है, अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। और अगर प्रिंट कर रहे हो तो आपको वो किस में प्रिंट करना होगा, इटैलिक्स में, टू इंडिकेट द देयर लैटिन ओरिजिन, जो कि इंडिकेट करता है अगर आप इटैलिक्स में अगर आप उसको प्रिंट करते हो तो वो इंडिकेट करता है कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन ओरिजिन है, ठीक है। तो अब हमारा जो फोर्थ रूल है, वो फोर्थ रूल क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट अ कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड हमारा होगा जीनस, जैसे कि मैंगीफेरा जो है तो एक जीनस है, तो वो कैसे स्टार्ट है, कैपिटल लेटर से, ठीक है। और फिर लिखा है वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। तो स्पेसिफिक एपिथेट तो जो था वो जो स्टार्ट हुआ है, जैसे कि ये आई है तो ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, ये चीज़ आपको बता दी जा चुकी है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अब क्या चीज़ है कि जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म का अगर हम साइंटिफिक नेम दे रहे हैं तो वहाँ पर अगर जैसे कि जो साइंटिस्ट है, ये जो ऑथर है जिसने साइंटिस्ट का जो नाम है, जो ऑथर है, तो उनका जो नेम है हम वो चाहें तो हम जो हमारा साइंटिफिक नेम है उसके बाद लगा सकते हैं। तो उसको कैसे लिखना होता है, साइंटिस्ट का नाम, देखिए लिखा है नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। तो हमें क्या करना है कि जैसे कि ये हमारा मैंगीफेरा जो हमारा जीनस है, और हमारा जो इंडिका है ये स्पीसीज़ है, तो ये स्पीसीज़ को ही हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, जिसके बाद ही हमें साइंटिस्ट का जो नाम है वो लगाना होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। तो इस ये बायोलॉजिकल नेम है, इसके एंड पर ही हमें साइंटिस्ट का नाम लगाना होता है। एंड इज रिटन इन एन ओब्रीविएटेड, फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये कैसे लिखा जाता है, इसका एग्जाम्पल दिया है मैंगीफेरा इंडिका
लिन। तो मैंडिफेरा इंडिका तो जो है हमारा बायोलॉजिकल नेम हो गया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया। लेकिन जो लिन है ये क्या है, ये साइंटिस्ट नेम है। मतलब कैरोलस लिनियस जो हैं उन्हीं ने ही ये नेम दिया है। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया है मैंगोफेरा इंडिका का। तो इसीलिए उन्हीं ने अपने जो नाम था उसके आगे अपना नाम लगा दिया है, तो उनने लिन लगा दिया। ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, जो कि इंडिकेट करता है कि ये जो इंडिका स्पीसीज है ये पहले किसके द्वारा डिस्क्राइब की गई है, तो ये लिनियस के द्वारा डिस्क्राइब की गई है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक चीज़ ये बताई जा रही है कि अगर हम ये इम्पॉसिबल है कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी कर सके जो हमारे आसपास है। तो इसके लिए क्या बताया गया है, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। तो उन्होंने कुछ डिवाइस मतलब बनाए, कुछ तरीके ऐसे बनाए जिससे हम ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकें, बना सकें। ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज़ क्लासिफिकेशन। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाई कर दिया, जिससे कि उस चीज़ जो इम्पॉसिबल चीज़ है वो पॉसिबल हो जाए। अब आप ही चीज़ देखो कि अगर ये मान लेते हैं कि आपकी जो अलमीरा होती है कपड़ों की, अगर उसमें आपके सारे कपड़े मिक्स हैं, तहे हुए फोल्ड हुए नहीं रखे हैं, और बहन के भाई के सबके अलग अलग कपड़े एक ही में मिक्स हैं, तो आपको ढूंढने में डिफ़िकल्टी होगी, आपको पूरी अलमीरा में देखना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप क्लासिफाई कर देते हो कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे फादर के हो गए, नीचे वाले में मदर के हो गए, और फिर सिस्टर, फिर ब्रदर, ऐसे करके होंगे, तो आपको ये डिसाइड रहेगा कि हाँ अगर बहन के कपड़े निकालना है, सिस्टर के निकालना है, तो आप सीधे थर्ड वाले पे जाओगे और उसमें से आप कपड़े निकाल लोगे। तो आपने क्लासीफाई कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ईजी हो गया आपको वर्क करना, आपका टाइम भी बचा और आपको उसके बारे में जानना, और बहुत ईजी से आप कपड़े निकाल सके। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी हम क्लासीफाई कर देते हैं, ताकि उनकी जो स्टडी है, जो इम्पॉसिबल है कि इतने सारी स्टडी कैसे करी जाएगी, तो उनको पॉसिबल करने के लिए हमने उनको क्लासीफाई कर दिया है पर्टिकुलर ग्रुप में, जिसके लिए हम उनकी स्टडी करते हैं और जो है उससे वो प्रोसेस हमारा आसानी से हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस। एक मिनट। क्लासिफिकेशन के बारे में तो आपने समझ लिया कि हाँ क्लासिफिकेशन क्या होता है। मतलब क्लासिफिकेशन ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें अच्छे से उसकी स्टडी करनी है तो उसको हम क्लासिफाई कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी जो स्टडी होगी वो आसानी से हो सकती है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए लिखा गया है कि क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड। तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी चीज़ को ग्रुप में रख देते हैं इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो वो हम किस तरीके से रखते हैं, कन्वीनियंट कैटेगरी बना देते हैं उनकी कि हाँ इस ग्रुप में ये कैटेगरी रहेंगी, इस ग्रुप में ये कैटेगरी रहेगी, और उसको बेस्ड कर देते हैं जो कि हमें ऑब्जर्व हो रहते हैं, जो कैरेक्टर्स कि हाँ ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। तो पैंट के साथ जैसे पैंट, शर्ट के साथ शर्ट, तो जो उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं हमें जो दिखाई दे रहे होते हैं उसके कैरेक्टर के बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल we easily recognize group such as plant and animals और cat, dogs and insects। अगर हम कोई ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और कैट एंड डॉग्स और इंसेक्ट्स होंगे, तो द मूवमेंट ऑफ वी यूज टू एनी दिस टर्म, अगर हम इसका मूवमेंट देखें तो वो कैसे होगा, वी एसोसिएटेड सर्टेन कैरेक्टर्स। तो हमें क्या करना होगा, कुछ कैरेक्टर्स को एसोसिएट करना होगा। जैसे कि क्या होगा कि कैरेक्टर्स द ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप, जब हम उसको ग्रुप में रख रहे हैं। व्हाट इमेज डू यू सी, व्हाट यू थिंक आ डॉग, अगर हम किसी डॉग के बारे में सोच रहे हैं तो क्या हमारे जो इमेज है वो किस तरह की बनेगी, हम किस तरह की सोचेंगे उसके लिए, डॉग के लिए जो हमारे माइंड में इमेज बन रही है, अगर हम डॉग के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी इमेज कैसे बनेगी, ऑब्वियस सी बात है कि डॉग ही जैसी बनेगी, कोई मंकी या कैट के जैसे तो बनेगी नहीं। ठीक है। ओबियसली ईच वन अस विल सी डॉग, हर किसी ने डॉग को देखा है, तो वो इमेज जो बनेगी वो डॉग की ही बनेगी एंड नॉट कैट, ना कि कैट की। ठीक है। तो नाउ इफ़ वी वेयर टू थिंक अल्सेशंस, वी नो वी नो what we are talking about। Similarly, suppose
मतलब ये कहा जा रहा है कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इमेज डॉग की और कैट की बनेगी और डॉग की बनेगी कैट की नहीं, क्योंकि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हम उसके बारे में जानते हैं और हमें ये पता है कि डॉग की कैटेगरी में डॉग आता है और कैट की कैटेगरी में कैट आती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें किसी भी चीज़ की ईज़िली स्टडी करनी हो तो उसको हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, उसकी कुछ ग्रुप्स हैं। तो उससे क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन जो करना था, स्टडी जो करना था, वो बहुत ही ईजी हो गया। ठीक है। फिर क्या देखा गया, सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, अगर हम सपोज कर लो, मान लो कि हम मैमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यू वुड टॉकिंग अबाउट यू वुड ऑफ कोर्स थिंक एनिमल्स। अगर हम मैमल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे मन में जो मतलब दिया वो आएगा, इमेज बनेगी, वो किसकी बनेगी, एनिमल्स की बनेगी। ठीक है, विद एक्सटर्नल एयर्स, जिसमें हमें 2 एयर्स दिखाई देंगे एंड बॉडी हेयर्स होंगे, बॉडी पे हेयर्स होंगे। लाइक वाइज इन प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इफ़ वी ट्राई टू टॉल्क वीट, अगर वीट का प्लांट है तो द पिक्चर इन, अगर हम मैमल्स की बात कर रहे हैं तो हमारी इमेज जो बनेगी वो एनिमल्स की बनेगी। हम किसके बारे में सोचेंगे, हम सोचेंगे कि एनिमल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अगर हम वीट प्लांट की बात कर रहे हैं तो द पिक्चर इन ईच आवर माइंड विल बी वीट प्लांट। अगर हम वीट प्लांट की बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में जो पिक्चर बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ गेहूँ के प्लांट की ही बनेगी। ठीक है, नॉट अ राइस प्लांट, मतलब चावल के प्लांट की नहीं बनने लगेगी, एनी अदर प्लांट, ना कि अदर प्लांट की। हेंस ऑल दीज, मतलब ये कहा जा रहा है कि जितने भी ये सब थे, डॉग, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के बारे में जो हमने बात की एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है, आर कन्वीनियंट कैटेगरी वी यूज़ टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। ये एक कैटेगरी है जिसको हम यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए, मतलब इसके बारे में अच्छे से हम जान सकते हैं। तो आई थिंक आप अभी तक नहीं समझो, पर अब आप समझोगे। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। तो जो ये कैटेगरी होती हैं, जैसे डॉग की अलग हो गई कैटेगरी, कैट की अलग हो गई, और तो ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। मतलब डॉग का टैक्सा अलग अलग हो जाएगा, एनिमल्स का अलग हो जाएगा, प्लांट्स का अलग हो जाएगा, या कैट का अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, टैक्सा है। ठीक है, डॉग, कैट, एनिमल, ये सब क्या है, टैक्सा है। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज द टैक्सा कैन इंडिकेट द कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। मतलब ये कहा गया जो टैक्सा होता है ये क्या है, ये कैटेगरी ही है और ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे है। मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ की एक एक कैटेगरी बना दी गई है। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि लेवल्स, प्लांट्स ऑल्सो फ्रॉम अ टैक्सा। प्लांट क्या है, टैक्सा है जिसमें कि सिर्फ प्लांट्स ही आएंगे। ठीक है, ना कि एनिमल्स। फिर क्या है, वीट इज़ ऑल्सो अ टैक्सा। वीट जो है वो एक टैक्सा है, मतलब कि जिसमें सिर्फ वीट के ही प्लांट्स आएंगे, वीट ही की बात होगी। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, यहाँ पर भी सिर्फ एनिमल्स और मैमल्स की ही बात होगी। डॉग्स में सिर्फ डॉग्स ही की बात होगी। डॉग्स एक टैक्सा है जिनमें हर तरह के डॉग्स आ जाएंगे। ठीक है, डॉग्स आर ऑल टैक्सा। ठीक है, बट यू नो दैट डॉग इज़ अ मैमल। पर ये बात आप जानते हो कि डॉग क्या है, एक मैमल है, और मैमल आर एनिमल, और जो मैमल्स होते हैं ये क्या है, एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स, देयर फॉर एनिमल्स एंड मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये तीनों ही टैक्सा हैं और ये तीनों ही एनिमल्स हैं। डॉग भी एनिमल्स हैं और डॉग एक मैमल्स भी है। तो ये क्या है कि ये एक टैक्सा है और तीनों चीज़ को ही टैक्सा कहा जाता है। ये तीनों अपनी अपनी जगह पे टैक्सा हैं। डॉग के अंदर डॉग आएगा, एनिमल के अंदर एनिमल आएंगे, और जो हमारा मैमल्स हैं, मैमल्स के अंदर मैमल्स आएंगे। लेकिन ये सब एक टैक्सा है, उसके अंदर की जो बात होगी तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होंगी। मतलब ये डॉग जो है वो रिप्रेजेंट करेगा अलग टैक्सा को, मतलब डॉग के अंदर सिर्फ डॉग के ही रिलेटेड कैरेक्टर जो होंगे उतने एनिमल्स आएंगे, उतने ही मैमल्स आएंगे जो डॉग जैसे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बताई जा रही है बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स स्टिक्स। तो ये जो बेस्ड है ये किसके ऊपर बेस्ड है, जो टैक्सा है हमारा ये किसके ऊपर बेस्ड है, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैच करती हैं। जैसे कि
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट एग्जाम, मतलब ये कहा गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्लासीफाई किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। मतलब कैट का अलग होगा जिसमें सारी कैट्स आएंगी अलग अलग तरह की, डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो पूरे वर्ल्ड में होंगी, सारी कैट्स एक एग्जाम में आएंगी, सारे डॉग्स एक एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कही गई है। फिर दिस प्रोसेस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल को या पर्टिकुलर स्पीसीज़ को किसी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि हाँ ये डॉग की कैटेगरी है, ये कैट की कैटेगरी है, इसको हम टेक्सा कहते हैं, तो जो डिवाइड करना होता है, कैटेगरी में करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका देखा जाएगा कि वो बाहरी रूप से कैसा दिखता है, इंटरनल स्ट्रक्चर की उसके अंदर अंदरूनी रूप से वो किस तरह का है। ठीक है, और अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसके सेल का स्ट्रक्चर क्या है या उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं फॉर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज़। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है हमारी टेक्सोनॉमी, इसमें इसी सब चीज़ों के आधार पर ही इसको हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक कैट है तो दूसरी कैट के कैरेक्टर उससे मिलते होंगे ना। हम इसको देख के पहचान सकते हैं कि दो डिफरेंट तरह के कैट हैं, तो ये भी कैट है ये भी कैट है, दोनों एक जैसी दिख रही है, तभी तो हमने उसको कैट की कैटेगरी में रखा है। ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पर है। ठीक है, hence the characteristics identification classification and nomenclature are the process of basis to taxonomy। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है कि हमने उसको आइडेंटिफाई किया, क्लासिफिकेशन किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और उसको नोमेनक्लेचर, उसको नाम दिया, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, टेक्सोनॉमी में आती हैं। जब ये चारों चीज़ें हम कर लेते हैं, किसी एनिमल जो डिस्क्राइब था तो उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन किया, फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया कि वो इस कैटेगरी में रहेगा, फिर उसको हमने करेक्टराइजेशन कर दिया कि इसके अंदर ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और उसका नामकरण कर दिया। तो ये जब चारों चीज़ें हो जाती हैं तभी हम उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। वो चारों चीज़ मिलके ही टेक्सोनॉमी बनती है और ये जो प्रोसेस है इसी को ही हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टेक्सोनॉमी के बारे में जानते हैं। टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी जो है ये बहुत ज़्यादा न्यू नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ह्यूमन बींग्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं वेरियस अलग जो जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़। और मतलब जिसकी वो इसलिए जानना चाहते हैं ताकि जो पर्टिकुलरली उनके यूजेस हैं वो उसके लिए वो उस चीज़ को जानना चाहते हैं। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीड टू फाइंड सोर्सेस ऑफ देयर बेसिक नीड ऑफ फूड। तो जो पहले के समय में क्या था कि जो एनिमल्स थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने सोर्सेस को फाइंड किया, उसको मतलब पता किया उसको, और उसके बेसिस पे बेसिक जो नीड थी उनकी फूड की, क्लॉथ की, जैसे कपड़ों की, खाने की, शेल्टर की, रहने की, तो वो सब उन्होंने किससे निकाली है, यही सब चीज़ों से। तो हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, तो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था हमारा वेयर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो यही चीज़ बताई गई है कि जो पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था और जो पहले के ह्यूमन बींग्स थे वो क्या कर रहे थे कि उनका जो सोर्स था जैसे खाने का एनिमल और प्लांट पे ही था, तो उनका जो सोर्स था रहने का कि उनको घर कैसे बनाना है, प्लांट्स का मतलब प्लांट्स वो वुड का बनाना है और शेल्टर रहने के लिए, ठीक है, और क्लॉथ कपड़े उनको किस तरह के पहनने हैं और उनको खाना कैसे चाहिए, तो वो डिपेंड थे एक ऑर्गेनिज्म पर ही, अदर ऑर्गेनिज्म पर। तो उन्हीं ने उसी बेसिस पे ही उसका क्लासिफिकेशन कर दिया था कि ये इस क्लासिफिकेशन में आता है, ये इसमें आता है। तो यही बताया जा रहा है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, मतलब जो उन यूजेस उनके थे खाने पीने और रहने के, तो उसी बेसिस पे उन्होंने उसको क्लासिफिकेशन कर दिया था। ये फर्स्ट और अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था जो सबसे पहले किया गया था। ठीक है, फिर क्या है कि ह्यूमन बींग्स सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स जो हैं लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर डाइवर्सिटीज़।
ठीक है, बट ऑल्सो रिलेशन अमंग देम, इनमें एक दूसरे में रिलेशन ज़रूर होता है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड सिस्टमैटिक, और ये जो ब्रांच होती है इसको ही हम सिस्टमैटिक कहते हैं। तो सिस्टमैटिक क्या होता है कि द वर्ड सिस्टमैटिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन, जो वर्ड है सिस्टमैटिक ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, ये लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। यूज्ड सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, लीनियस जो थे उन्होंने यूज़ किया था सिस्टमा नेचर, और ये एक टाइटल है उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी उसका। ठीक है, फिर क्या है, द स्कोप सिस्टमैटिक वॉज लेटर इन लार्ज इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो जो सिस्टमैटिक ये वर्ड है इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करना, उसका नोमेनक्लेचर करना और उसको क्लासीफाई करना। अगर ये तीनों चीज़ें हो जा रही हैं तो मतलब ये है कि ये बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हो रहा है। कोई भी चीज़ सिस्टम में होती है तो कितना अच्छा होता है कि हाँ सारे मैनर्स में हो रही है, तो वही चीज़ बताई गई। सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन देम। जो सिस्टमैटिक वर्ड जी अकाउंट है इसमें क्या होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो रही होती है, मतलब कि पिछले जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनसे हम कितने मिलते जुलते हैं, इस आधार पर भी सिस्टमैटिक वर्ड को मतलब क्लासिफिकेशन हुआ है कि हम मिलते जुलते कैरेक्टर्स को ही रखते चले आ रहे हैं एक कैटेगरी बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये हमारी आज की जो एनसीईआरटी रीडिंग थी, हमारा जो ये टॉपिक था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, इसकी रीडिंग हो चुकी है, एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन। ठीक है, एक एक वर्ड का मैंने मतलब आपको समझाया है और आपको ये एक ही चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आपकी नीट प्रिपरेशन तो अच्छी हो जाएगी क्योंकि एक एक वर्ड का हम मतलब बता रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी जो एनसीईआरटी होती है यही बेस होता है। अगर आपने इसको पढ़ लिया और इसका मतलब समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल पर विजिट करिएगा। क्लास 11-12 की बायोलॉजी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन आपको ऑल चैप्टर्स की मिल जाएगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय।